हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था गौरी के बारे में, जहाँ पर गौरी के पिता जो हैं वह गौरी के लिए एक सुंदर लड़का देखते हैं जिसकी उम्र अभी 25 साल की है और वह क्या है, तहसीलदार के पद पर नियुक्त है। उसके बाद क्या है, गौरी के पिता ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और क्या कहते हैं कि आपकी कृपा से उन्हें ऐसा वर मिला अपनी बेटी के लिए। उसके आगे क्या है, विवाह जो थी वो आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी चल रही थी। राधा कृष्ण जी बड़े तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में यह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, कुंती जो है वह अपनी बेटी के शादी के बारे में सोचते सोचते यहाँ तक सोच लेती है कि उसके बच्चे होंगे, वह लोग मिलने आएंगे। जैसे ही गौरी के बच्चों के बारे में सोचती है, वैसे ही कुंती को सीताराम जी के दोनों बच्चे याद आ जाते हैं। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, यह कौन कहता है, सीताराम जी कहते हैं। फिर वह सोचती है, कौन, कुंती, उफ, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, यानी कि पति पत्नी कौन, गौरी के माता पिता। पर गौरी से कौन पूछता है कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुँह और मीठी मीठी बातें जो है वह याद आती है। साथ ही याद आ जाते हैं विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा वाले सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता है। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उनके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था, नहीं तो बीए पास करने के बाद वह प्रयत्न करने पर उन्हें भी नवाब तहसीलदार की नौकरी जो थी वह मिल जाती। यहाँ पर क्या है, गौरी सोचती है कि उन्होंने अपना जीवन जो है वह देशभक्ति के लिए निछावर कर दिया है। अगर वह देशभक्ति पे निछावर ना करते तो उन्होंने जो बीए की डिग्री ली हुई है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है तहसीलदार की नौकरी जो है वह मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नवाब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और वे दुम हिलाते हुए निर्दय से निर्दय कर्म करने में भी कंचित लज्जित नहीं होते। यहाँ पर गौरी जो है वह सोचती है क्या कि एक तरफ सीताराम जी जो हैं जो सरकार की गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं और एक तरफ वो लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली है जो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रा से इशारे पर निरीह मतलब जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जो निर्दोष देशवासी हैं, हिंदू हैं, उनका भी गले पर छुरी चलाने से वह बाज नहीं आता है, सिर्फ क्या है, चंद चांदी के टुकड़ों के लिए। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके उन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई न था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़िता से विकल सी रही थी। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नवाब तहसीलदार से शादी नहीं करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी ना कहने देती। ज्यों ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती जाती। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया, यानी कि चिट्ठी आई कि नवाब तहसीलदार के पिताजी का देहांत हो गया है। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर के लिए टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए
किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का जो पहाड़ था वह हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तेजी गति से फैलती जा रही थी। शहर शहर में गिरफ्तारी का तांता सा लग गया था। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठीचार्ज होता, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तब से उसे चिंता थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का खबर ध्यान से पढ़ती थी। कौन? गौरी। और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी क्षण तक स्तंभ सी खड़ी रह गई, मतलब एकदम सुन्न सी जो है वह खड़ी रह गई। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह अपनी माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर? माँ पूछती है, कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने जवाब दिया, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है उसे कभी नहीं छोड़ती। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी और बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दो। पर गौरी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सज़ा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वह बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता जो है वह थी तो क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक टांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबी बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। ना जाने बच्चे किस हाल में होंगे। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वह ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा से आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने सिर झुकाकर उनकी पदधूलि अपने माथे पर लगा ली। पदधूलि क्या होती है? उनके चरणों की जो धूल थी वह उसने अपने माथे पर लगा ली। ये था आपका गौरी चैप्टर, जिसमें किस तरह से गौरी ने अपनी दृढ़ता दिखाई और उन बच्चों की वह सेवा के लिए अकेली कानपुर आई और उनकी देखभाल करने लगी।